डियर स्टूडेंट, इंटर क्लास से चैप्टर नंबर 7 से आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम सेल साइकिल है। तो आज हम देखेंगे कि सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल दो हिस्सों में डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड है। एक इसका हिस्सा जो है उसको इंटरफेस कहते हैं या इसको प्रेपरेटरी फेस कहते हैं या इसको रेस्टिंग फेस कहते हैं, जिसमें सेल डिवाइड नहीं होता। सेल जस्ट तैयारी करता है अपने आप को डिवाइड होने की। जो सेकंड फेज है इसको एम फेज कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, या इसको माइटोसिस भी कह सकते हैं। सेल डिवाइड होता है। अब देखें इन सेल साइकिल, ये जो आपको साइकिल नज़र आ रही है, सेल एक साइकिल में जाता है जिसमें जो पहला इसका स्टेप है या पार्ट है जिसको हम क्या कर रहे हैं, इंटरफेस कर रहे हैं, या इसको प्रिपरेटरी फेस कहते हैं या इसको रेस्टिंग फेस भी कहते हैं। इसमें सेल अपने आप को तैयार करता है डिवाइड होने के लिए। जिसमें सेल डिवाइड होता है, 1 से 2 सेल बन जाएं या 1 से 4 सेल बनते हैं, इस डिवीजन फेस को एम फेस कहते हैं। क्लियर है? अगर हम इंटरफेस को देखेंगे तो इस इंटरफेस के अंदर सब स्टेजेस हैं। G1 जिसको गेप 1 कहते हैं इंटरफेस का, एस फॉर सिंथेसिस, एस फॉर सिंथेसिस, एस फॉर सिंथेसिस, इसमें DNA बनता है। G2 मीन्स गेप 2। इंटरफेस जिसको रेस्टिंग फेस कर रहे हैं, इसके 3 सब स्टेजेस हैं। इज इट क्लियर? जो एम फेज है, माइटोसिस फेज, इसके 2 हिस्से हैं। ये 2 हिस्सों में डिवाइड है या 2 पार्ट में डिवाइड है। जो एम फेज है वो फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड है। पहला इसका जो हिस्सा है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, एम फेज में न्यूक्लियस डिवाइड होगा। क्या? न्यूक्लियस डिवाइड होगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। फेज 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन, ये फर्दर 4 स्टेजेस या फेजेस में डिवाइड होता है। कैरियो से न्यूक्लियस जो है ऐसे ही डिवाइड नहीं होता, ये 4 फेजेस में जाता है। इसका जो पहला फेज है इसको प्रोफेज कहते हैं, दूसरा मेटाफेज है, तीसरा एनाफेज है, चौथा इसका टीलोफेज है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए ताकि मुझे आपको समझाने में कोई जो है मुझे आपको समझाने में इजी महसूस हो या आप इजीली इसको समझ लें। ओके, तो ये आपको याद होने चाहिए कि इंटरफेस के 3 सब स्टेजेस हैं। एम फेज 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस हैं। ठीक है, ये ऐसे सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए। इज इट क्लियर? क्लियर है? अब देखें एक पूरी साइकिल में कितना टाइम लगता है। अगर देखेंगे तो प्लांट्स के अंदर 10 to 30 आवर्स लगते हैं, और एनिमल सेल जब डिवाइड होता है, एक सेल डिवाइड होके इससे 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। इसमें टाइम दरकार होता है 18 से 24 घंटे, या ये कई हफ्तों तक चलता है, या कई सालों तक ये प्रोसेस चल सकता है। हाँ जी सर, इंटरफेस भी इसमें मुश्किल होता है। हाँ ना, पूरी सेल साइकिल है ना पूरी। देखें इसमें देखेंगे, अगर इस साइकिल को देखेंगे तो यहाँ से लेके G1 है, G1 स्टार्ट हुआ, G1 के बाद एस फेज के बाद G2, यहाँ से लेके ये जो मैंने ब्लैक यहाँ पे लाइन निकाली, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा इंटरफेज है। ये क्या है? पूरा इंटरफेज है। ये वाला हिस्सा है, ये वाला पोर्शन इसको हम रेड कर देते हैं। ये वाला पोर्शन एम फेज है। ये क्या है? एम फेज है। इतना सा एम फेज है, बाकी ये पूरा सारा क्या है? इंटरफेज है। इसमें सेल डिवाइड नहीं हो रहा, जस्ट सेल अपने आप को तैयार कर रहा है। क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। अब देखें, अगर हम गेप 1 को देखेंगे, गेप 1 को, इस साइकिल को देखें, ये एक सेल है, ये एक डिप्लॉयड सेल है। ये क्या है? डिप्लॉयड सेल है एक। ये सेल जाएगा किस में? इस इंटरफेज में। इंटरफेज में सबसे पहले ये सामना करेगा किसका? G1 का, मीन्स गेप 1। गेप 1 जो कंज्यूम करता है इस साइकिल का हिस्सा, वो 25 to 50% जो है G1 होता है।
और इसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। यहाँ ये वेरिएबल है कि कितने घंटे लगते हैं, ये कांस्टेंट नहीं है कि ये 3 से 4 घंटे लगेंगे, ये वेरिएबल है, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ हो सकता है, या काफ़ी ऐसी कंडीशंस होती है जिनमें ये जो है टाइम ज़्यादा भी ले सकता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब ये एक सेल डिप्लॉयड है जो कि इस साइकिल में जा रहा है। नंबर 1 G1 में क्या क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। अब देखें, जो गेप 1 है या जिसको G1 कह रहे हैं, इसमें क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस हाई होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन बनेगा। और हम ये जानते हैं कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीनियस इन नेचर हैं। तो इसमें एंजाइम्स बनेंगे जो कि रिक्वायर्ड होंगे फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन में आपको पता है कि कौन कौन से एंजाइम लगते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। वो सारे एंजाइम किस में बनेंगे, G1 में। किस में बनेंगे, G1 में। ये एंजाइम क्यों बन रहे हैं, क्योंकि आगे चल के इस फेज में डीएनए ने रिप्लिकेट होना है, डीएनए ने अपनी कॉपी बनानी है। इज इट क्लियर। नंबर 2, जाहिर सी बात है, अगर प्रोटीन बन रहा है तो प्रोटीन का हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, उसमें आरएनए का रोल होता है। तो यहाँ पे आरएनए भी चाहिए, तो आरएनए की सिंथेसिस यहाँ पे होती है। आरएनए भी बनते हैं किसमें, गेप 1 में। और यहाँ पे क्योंकि इसमें एनर्जी भी दरकार होती है, तो यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस भी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी इसी में गेप 1 में बनते हैं। और रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, बनता है, जो कि एस फेज सिंथेसिस चलाता है। अब रॉ मटेरियल, डीएनए का रॉ मटेरियल किसका, डीएनए का रॉ मटेरियल क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स मींस पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस और फास्फोरिक एसिड। ये सारा रॉ मटेरियल किस में बन रहा है, गेप 1 में, क्योंकि ये तैयारी हो रही है कि एस फेज में डीएनए ने रिप्लिकेट करना है। क्या करना है, हाँ जी, रॉ मटेरियल मीन्स उसके लिए मटेरियल जो चाहिए, मीन्स खाली मटेरियल। अगर मैं कहूँ कि इस दीवार को बनने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, आप कहेंगे सीमेंट चाहिए, ईंटें चाहिए, तो ये रॉ मटेरियल होगा जिससे डीएनए बनेगा। विद मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर डीएनए, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर डीएनए। उसके बाद अगर हम इसको G1 को कहें तो इसमें सेल की ग्रोथ होती है। क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, मीन्स सेल साइज इंक्रीज होता है। जो ये मटेरियल बन रहा है तो सेल का साइज भी बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ेगा, ठीक है, जिसको हम सेल ग्रोथ कर रहे हैं। याद रखिएगा ये 5 पॉइंट्स किस में हो रही है, गेप 1 में। तो यहाँ पे देखते हैं गेप 1, यहाँ से ये सेल चला है जो कि डिप्लॉयड सेल है, यहाँ तक सेल पहुँचेगा तो यहाँ तक क्या क्या हो चुका होगा, आरएनए बन चुका होगा, एंजाइम्स बन चुके होंगे, किसके लिए, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, एटीपी बन चुके, डीएनए रॉ मटेरियल यहाँ तक बन चुका होगा, ठीक है। अब देखें, जब यहाँ तक बीच में यहाँ तक सेल सफ़र करता है यहाँ पे, तो क्या होता है कि सेल के पास एक चॉइस होती है कि सेल इस साइकिल से निकल जाए। जब इस साइकिल से सेल निकल जाएगा, एस फेज नहीं होगा और G2 नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे G0। क्या कहेंगे, G0। इसमें सेल जो है इनएक्टिव हो जाएगा, जो है डिवाइड नहीं होगा, मगर सेल जो है यहाँ पे इनएक्टिव रहेगा। क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, मगर उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। कभी कभी कुछ ऐसे सेल होते हैं वो रीडिफ्रेंशिएट हो जाते हैं दोबारा से, जैसे पेरेनकाइमेटस सेल है प्लांट्स के अंदर। पेरेनकाइमा पहले तो वो इनएक्टिव हो जाता है, चला जाता है G0 में, मगर दोबारा से वो रीगेन कर देता है पावर किसकी, डिवीजन की पावर रीगेन करता है। आपने पढ़ा होगा जब कॉर्क टिश्यू बन रहे थे या एपिड्रम स्प्लिट हो रही थी, तो जो पेरेनकाइमा है वो पावर रीगेन कर लेते हैं किसका, मेरिस्टोज, और सिवाय सेल जो है दोबारा से डिवाइड होते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर G1 से सेल निकल जाए, ये बीच में इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ तक रास्ता तय करता है सेल, तो जब सेल निकल जाता है तो इसको हम कहते हैं G0। क्या कहते हैं, G0। हाँ जी सर, G0 में सर पेस जाता है तो सर G0 से बस निकल जाएगा, वो अपना काम करेगा, मेटाबॉलिक लिविंग थिंग्स के लिए नुकसान करने नहीं ना। अगर हम देखें, हमारे जो नर्वस सेल हैं, न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स से एक मरतबा रिप्लिकेट होंगे तो दोबारा वो रिप्लिकेट नहीं होते, दोबारा उसमें सेल डिवीजन नहीं होती। अगर ऐसा हो रहा होता तो पोलियो के पेशेंट, पैरालिसिस के पेशेंट वो ठीक हो जाते। अच्छा, उसके बाद जो नंबर 2 है वो है एस फेज, एस फॉर सिंथेसिस। एस फेज में जो कंज्यूम होता है वो 35 to 40 डीएनए की सिंथेसिस के लिए 7 से 8 घंटे डीएनए की रिप्लिकेशन को लगते हैं। मीन्स डीएनए अपनी जब कॉपी बनाता है तो इसमें 7 से 8 घंटे लगते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, देखें, इसने इतना जो है हिस्सा इस सेल साइकिल का लिया हुआ है। ये पूरी सेल साइकिल है, यहाँ से देखें,
ये पूरा इंटरफेज है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये पूरा इंटरफेज चल रहा है, ये पूरा हिस्सा इंटरफेज है, बाकी इतना सा ये सारा एम फेज है। तो यहाँ पे डीएनए की रिप्लिकेशन होती है, डीएनए अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, और क्या होता है, सेंट्रियोल्स डिवीजन होता है। सेंट्रियोल्स पता है ना आपको, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होता है। सेंट्रियोल्स आगे चल के क्या बनाएगा, स्पिंडल बनाएगा, स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा, मगर किसके अंदर, एनिमल के अंदर। प्लांट्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल बनाते हैं। और आगे मैं आपको फ़र्क बताऊंगा कि एन एस्ट्रल क्या है और एम्फी एस्ट्रल्स क्या है, ये जब हम माइटोसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो सेंट्रियोल्स की डिवीजन होती है, सेंट्रियोल्स डिवाइड होता है, हिस्टोन प्रोटीन बनती है। हिस्टोन प्रोटीन क्यों बनती है, डीएनए के लिए, क्रोमोसोम्स के लिए हिस्टोन प्रोटीन बनती है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं किस में हो रही हैं, एस फेज। एस फेज में आपने जो याद रखनी है कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि डीएनए की रिप्लिकेशन किस में होती है, G1 में, G2 में, या एस फेज में, या G0 में, किस में, एस फेज में, किस में, एस फेज में। इस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं। G2, अगर आप G2 को देखेंगे, गेप 2, ये हिस्सा गेप 2 है, गेप 2 का है, जिसमें 2 से 5 घंटे ये टाइम कंज्यूम करता है G2। अब G2 में क्या होता है, G2 में भी प्रोटीन बनती है, प्रोटीन G2 में भी बनती है। स्पेशली कौन सी प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो कि क्या बनाती है, स्पेंडल फाइबर्स बनाती है। ओके, जैसे प्लांट्स में मैंने आपको बताया। एटीपी बनते हैं, एटीपी क्यों बनते हैं, क्योंकि आगे चल के माइटोसिस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब एनाफेज में क्रोमोसोम्स मूव करते हैं एक पोल से दूसरे पोल की तरफ। तो एक क्रोमोसोम्स को मूव करने के लिए 36 एटीपी चाहिए होंगे, कितने, 36 एटीपी चाहिए होंगे। तो एटीपी की सिंथेसिस होती है, आरएनए भी सिंथेसाइज होता है, क्योंकि प्रोटीन बन रही है तो प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए, आरएनए भी चाहिए। तो ये तीनों फेजेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से सेल चला है, यूँ सेल चला है, यूँ सेल चला, ये सेल चला पूरा इंटरफेज में, और यहाँ पे आके सेल डिवाइड होता है। एक्चुअली सेल डिवीजन यहाँ पे नहीं, बल्कि यहाँ पे ये जो सेल है, ये सेल डिवाइड हो जाता है और इससे बनते हैं 2 डॉटर सेल। कितने, 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। अब जब यहाँ पे G2 पे ये सेल पहुँच जाता है, अब तैयार है, सेल रेडी है कि वो सेल डिवाइड हो, क्या हो, सेल डिवीजन या एम फेज का पहला हिस्सा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्या करें, कैरियोकाइनेसिस, मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये देखें कैरियोकाइनेसिस, ये पूरा क्या है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले प्रोफेज होगा, उसके बाद मेटाफेज होगा, उसके बाद एनाफेज होगा, उसके बाद टीलोफेज होगा। टीलोफेज के बाद यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होके ये जो एक सेल था इससे बन जाएंगे 2 सेल, और इन सेल को डॉटर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉटर सेल। अब ये जो 2 डॉटर सेल बने हैं ये डिफरेंशिएट होंगे, मीन्स अपना काम परफॉर्म करेंगे। जैसे कोई जाइलम बन गया, कोई फिलोइम बन गया, कोई क्या बन गया, अपना काम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। यहाँ तो ये दोबारा से ये जो है किस में जाएंगे, इसमें इंटरफेस में जाएंगे और अपने आप को तैयार करेंगे, और दोबारा से जो है ये सेल डिवाइड होंगे। ठीक है, तो आज हमने सेल साइकिल का पढ़ा है। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लें। कल हम माइटोसिस को पढ़ेंगे और परसों इंशाल्लाह हम मियोसिस को पढ़ेंगे। परसों इंशाल्लाह चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।